नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में हिंदी विषय के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके आने का चांस 7 मार्च 2020 वार शनिवार को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों एग्ज़ाम को देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में पेपर का पहला प्रश्न। तो दोस्तों खंड ए का पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपठित काव्यांश का है। तो दोस्तों सबसे पहले इस अपठित काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर इनके प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यहाँ से शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता जैसा भी महल हो शांति का सदृढ़ नहीं रह पाता। दोस्तों अब पढ़ते हैं प्रश्नों को, क्योंकि हमने इसके अर्थ को समझ लिया है। इस अपठित काव्यांश का पहला प्रश्न ए है, यदि मनुष्य को समान सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको काव्यांश के अंदर ही मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब तक शांति नहीं मिलेगी दोस्तों तब तक क्या है, मनुष्य को समान सुख नहीं मिलेगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ये होगा कि दोस्तों मनुष्य को तब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, समान सुख नहीं मिलेगा। अगला ब है, शांति का महल कब सदृढ़ होगा। तो दोस्तों इसका भी आपको उत्तर है वो आपको अपठित काव्यांश के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सदृढ़ नहीं रह पाता। यानी कि दोस्तों जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांति का महल है वो सदृढ़ नहीं हो पाएगा। आगे स है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, सुख शब्द का विलोम शब्द लिखिए। दोस्तों देखो सुख का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, दुख। ठीक है दोस्तों, दुख होता है। आगे द पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है दोस्तों, कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें संयम बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका यही बनता है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, तभी क्या होगा, मनुष्य को समान सुख मिलेगा। आगे हमारे पास में अपठित गद्यांश आता है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको सबसे पहले गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को समझकर फिर प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों वैसा ही करते हम। देखते हैं अपठित गद्यांश आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की विजय पताका धरती से लेकर आकाश तक फैला रही है। दोस्तों आगे सर्वत्र विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। आज मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प गैस ईश्वर को खोजकर दिग्दिगंतरों में अपने विजय पताका फहराकर सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। किंतु विज्ञान के कारण आधुनिक युग की युवस्था ने भी प्रबल रूप धारण कर लिया है। तो दोस्तों हमने इस अपठित गद्यांश को पढ़ा, अब इनके प्रश्नों को हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न अ है, आधुनिक युग किसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक युग है वो विज्ञान के युग से नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आप पहले प्रश्न पढ़ते तो फिर आपको पूरा पैसेज खंगालना पड़ता, लेकिन आपने पहले अपठित यानी कि गद्यांश को पढ़ा है तो आपको सीधा उत्तर मिल गया। दोस्तों किसी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे अगला प्रश्न ब है, मनुष्य ने अपनी विजय पताका किस प्रकार फहराई है। तो दोस्तों यदि आपने इस पद्यांश को पहले पढ़ा है तो आप इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, आज मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प गैस ईश्वर को खोजकर दिग्गंतरों में अपनी विजय पताका फहराकर सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको उत्तर मिलेगा। आगे स है हमारे पास में, आकाश के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों आकाश का मैं बता सकता हूँ कि एक होता है गगन, ठीक है, और दूसरा होता है आसमान। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, आसमान। ठीक है, आप अंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपसे दो ही पूछे हैं तो आप दो ही बताना। दोस्तों आपको आता है, माना आता है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि वो आपके एग्जामिनर नंबर काट सकता है। आगे द है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों देखो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों, आधुनिक विज्ञान युग। क्या होगा दोस्तों, आधुनिक विज्ञान युग। देख सकते हैं आप, आधुनिक विज्ञान युग क्या होगा दोस्तों, इसका जो पैसेज का जो गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो हमारे पास में होगा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in।
इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आगे हमारे पास में खंड बे का तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए, आपको 8 नंबर मिलेंगे और 8 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। देखो पहला निबंध क्या है, भारत में नोटबंदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा जो भारत में नोटबंदी की गई थी तो उसके प्रभाव क्या पड़े थे आपको इस निबंध में बताना है। किसी विषय पर लेख लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है दोस्तों, आपको सबसे पहले लेख की प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको उस लेख का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और आपको अंतिम और लास्ट पॉइंट लिखना है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार यानी कि रिजल्ट क्या हुआ इस लेख का। दोस्तों जैसे कि भारत में नोटबंदी है तो सबसे पहले आप प्रस्तावना डालिए, उसके बाद में भारत में नोटबंदी का फायदा, उसके बाद में भारत में नोटबंदी के नुकसान, उसके बाद में भारत के में नोटबंदी का रिजल्ट। आपको ये 4 पॉइंट लिखोगे 150 शब्दों के अंदर, तभी आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलेंगे। हमारे पास में दूसरा हमारे पास में बे है कंप्यूटर का महत्व, ठीक है। सी है जल संरक्षण और डी है राष्ट्रीय पर्व। दोस्तों आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, स्वयं को अमित मानते हुए अपने मित्र हरभजन सिंह का राष्ट्रीय हॉकी टीम में चयन होने पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे यदि आप हरभजन सिंह को राष्ट्रीय हॉकी टीम में चयन होने पर एक पत्र लिखते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपके यहाँ पे राकेश आ सकता है, आपके यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी आ सकता है, लेकिन जो पत्र होगा वो एक किसी बधाई देने का ही होगा। यानी कि आपके जो बधाई पत्र आने वाला है दोस्तों याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं बताना चाहता हूँ। इनको प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए दोस्तों, साथ ही साथ इससे होगा क्या आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक से ढूंढ लेना। आगे जो मैं बताऊंगा पाठों से जो प्रश्न आए हैं उनके, दोस्तों इसी की अथवा में है आप हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी का मासिक व्यय हेतु 1000 रुपये मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। दोस्तों आप एक हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और आपको 1000 रुपये की आवश्यकता है तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप 6 नंबर ला पाओगे दोस्तों चौथे प्रश्न में। आगे 5वां प्रश्न है, आपको जैसा कि पता ही है कि हिंदी विषय के अंदर एक ऐसे प्रश्न आता है जिसमें आपको इंग्लिश दी होती है और आपको उसका उत्तर लिखना होता है। तो दोस्तों देखो निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का उच्चारण व हिंदी रूपांतरण लिखिए। तो दोस्तों देखो एनुअल का क्या होता है, वार्षिक। क्या होता है दोस्तों, वार्षिक। क्या होता है दोस्तों, वार्षिक, ठीक है। और इंडेक्स का क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स का होता है अनुक्रमणिका। क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमणिका। आई बात समझ में, यानी कि अनुक्रमणिका का हो जाएगा इंडेक्स और वार्षिक का हो जाएगा एनुअल। तो दोस्तों आपके इन 5 में से कोई 2 प्रश्न आने वाले हैं तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जैसे कि ऑफेंस, ग्रांट और बोनस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न, देखो छठा प्रश्न है जो कि खंड स का है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे पठित पद्यांश दिया गया है। आई बात समझ में, देखो छठा प्रश्न, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार ना भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भाव सागर तारने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दोस्तों इसमें कवि क्या कहना चाहता है और बताइए कौन से पाठ में से आया है और कवि कौन सा है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैं आपकी तैयारी तभी अच्छी मानूंगा जब आप इसका करेक्ट उत्तर दोगे दोस्तों कि कवि कौन सा है और दोस्तों ये कौन से पाठ में से आया है। देखो पहला प्रश्न, कवि क्या लिए फिरता है। तो दोस्तों कवि क्या लिए फिरता है जल्दी से बताइए। देखो मैंने आपको फिर से बताया हूँ, देखो कवि क्या लिए फिरता है कि मैं आपके लिए उर के उपहार लिए फिरता हूँ, सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। दोस्तों पहले प्रश्नों को मत पढ़ा करो, पहले आप अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ा करो, फिर आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अगला ब है, कवि को संसार क्यों नहीं भाता। देखो तो दोस्तों कवि को संसार क्यों नहीं भाता है दोस्तों, क्योंकि वो दुखों को ले ही फिर रहा है दोस्तों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सुख और दुख दोनों में जी रहा है, ठीक है। हृदय में अग्नि लिए फिर रहा है दोस्तों, हृदय में अग्नि लिए फिर रहा है, सपनों का संसार लिए फिर रहा है, इसलिए कवि को संसार क्यों नहीं भाता है दोस्तों। अगला सर, कवि किसमें मगन या प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों जल्दी से बताना है दोस्तों, कवि है वो भव मौजों में मस्त बहा करता है दोस्तों, यानी कि मौज लेता है दोस्तों वो, ठीक है। अगला द, प्रस्तुत काव्यांश किस कवि द्वारा लिखित है। तो ये आपको उत्तर बताना है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से कवि द्वारा लिखित है और कौन से पाठ में से आई है। 7वां प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो
मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि सामाजिक नैतिक नियमों का पालन करें। कुछ ऐसा ही हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोई अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती है। मुझे तो ये एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। पहला ए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करें। देखो दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, प्रश्नों को मत पढ़ो, पहले अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ो, पठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ो। वो है राजनीति शास्त्र के आचार्यों की राजनीति व नीति के प्रति क्या विचार है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेखक है और कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। देखो, अब इसका उत्तर देता हूँ आपको मैं। देखो ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करते हैं वो है ना, राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति परायण नहीं सीख सकते। आई बात समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला सफलता शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय पृथक लिख करके लिखना है आपको। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? यानी कि राजनीति एक प्रकार की, मतलब ठीक है राजनीति है, लेकिन नीति परायण होना भी एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र का सफलता का खेल है दोस्तों। आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर 8वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि या लेखक का परिचय दीजिए। पहला बिहारी, देखो ब सुभद्रा कुमारी चौहान, स धर्मवीर भारती और डी है हमारे पास में जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट थे, आपको बता दिए मैंने। इनमें से किसी का भी लेखक का या कवि परिचय आ सकता है। अगला भय चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भय और दुख में क्या अंतर है, भय और साहस में क्या अंतर है दोस्तों, आ सकता है प्रश्न। ठीक है, देखो 80 से 100 शब्दों के अंदर लिखना है, इससे ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। 9वां प्रश्न, भय के साध्य व असाध्य दोनों रूपों को उदाहरण से ही समझाइए। इसी के अथवा में सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी व प्रेम के संदर्भ में समझाइए कि मजदूर को उसकी मजदूरी से पहले, उसका पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए। वीडियो खत्म हो जाए तो इन प्रश्नों को उत्तर ढूंढ लेना दोस्तों अपनी पुस्तक से। 10वां, भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है, इस कथन को बात सीधी थी कविता के आधार पर समझाइए। ठीक है, इसी के अथवा में पठित काव्यांश के आधार पर सिद्ध कीजिए भूषण वीर रस के कवि हैं। ठीक है, अगला 11वां, पठित कविताओं की विषय वस्तु के आधार पर निम्नांकित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मोल करो तलवार का पढ़ो रहने दो मान, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ठीक है, वह है रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने को क्यों कहा है? तो दोस्तों, मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि आप कॉपी पर लिख लेंगे उसके बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेना। अभी मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगला स है, कवि भूषण की प्रस्तुत कविता में किस वीर की वीरता का वर्णन किया गया है? अगला डी है, गोपियों को उद्धव का संदेश किसके समान लग रहा है? तो दोस्तों, उनको बहुत ही रास नहीं आ रहा है कि ये क्या लेके आए हैं उद्धव, हमारे लिए संदेश, हमारे श्री कृष्ण कहाँ पे हैं? तो दोस्तों, उनको ये बात बहुत कड़वी लग रही है। अगला हमारे पास में 12वां प्रश्न, पठित विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला ए है, हमें बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, बाजार एक प्रकार का जादू है, उस जादू में हमें नहीं जाना चाहिए। वो है, सरदार पूर्ण सिंह ने किन व्यक्तियों को साधु कहा है? स है, त्रिताप कौन से होते हैं? हिमालय की शीतलता का उन तापों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ड है, बसंत ने चूहा सेदन शाह के लोगों की तंदुरुस्ती का राज क्या बताया था? आगे हमारे पास में लास्ट अंतिम खंड है द, ठीक है, जिसमें 13वां प्रश्न है दोस्तों, पठित पाठों की विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको पहला प्रश्न दिया गया है, उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंह के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखी। तो दोस्तों, उसने सूबेदारनी का कहना मानते हुए अपने सूबेदार उसके लड़के को बचाया था। ब आहार नीति पुस्तक में किसके विचारों का वर्णन है? स गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयास किए? लेखिका थी जो कि महादेवी वर्मा थी और गोरा थी वो एक प्रकार का गाय थी जो कि बहुत अच्छा दूध देती थी। तो दोस्तों, अगला द है, तुलसीदास जी ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण जी के प्रति मेरी आराध्य है वो खराब हो। ठीक है, यह है, हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा में किस चित्र अंकित हैं? र संत जमेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ल
यहाँ पे सर कांटे रुक रहे तो भी सस्ता जान पंक्ति का क्या अर्थ है। दोस्तों हमारे पास में साहित्य का हमारे पास में बचा हुआ है खंड य, जिसमें 14वां प्रश्न है निम्नांकित में से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में हिंदी विषय के अलावा हमारे पास में एक हिंदी की और बुक आती है। यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो आपको निश्चित रूप से बुक दी गई होगी हिंदी व्याकरण के नाम से। तो दोस्तों यदि आप प्राइवेट में पढ़ते हैं तो बुक ले लीजिए दोस्तों ये, क्योंकि ये नए सिलेबस पर आधारित बुक है जिसमें खंड ये दिया गया है। दोस्तों आपको ले चलता हूँ, देख सकते हैं आप। 14वां निम्न में से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए। तो पॉलीथीन एक गंभीर समस्या, बस्ते का बढ़ता बोझ और दहेज प्रथा। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रिपोर्ट लिखनी है। वर्षारोपण, योग दिवस और विश्व विकलांगता दिवस। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए। बेरोजगारी, कंप्यूटर क्रांति और वन और जीवन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपके दोस्त जो साथ में पढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर, वो भी हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं 7 मार्च 2020 राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का, उनको भी ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।